अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं लीगल स्टडीज़। आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 को। आर्टिकल 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ का ये आर्टिकल है। और भी आर्टिकल मौजूद है रूल ऑफ लॉ के ऊपर, लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल आर्टिकल है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करें। इसके अलावा बाकी भी किसी टॉपिक पे अगर आपको लॉ से रिलेटेड या जनरली कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन हो तो ज़रूर शेयर करें। और चैनल के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट है उसके अंदर डिफरेंट वीडियोस पड़ी हुई हैं, चाहे वो अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन हो 62 और 56 का, 1935 का एक्ट या 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो सबसे रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पास जो आर्टिकल 4 है ये डील करता है इंडिविजुअल का राइट्स, जिसके अंडर आप लोगों को या इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग विद लॉ जो है वो डील करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ डील करने की बात करते हैं। आर्टिकल 4 की जो क्लास 1 है ये बात करती है दो किस्म के राइट्स की। दो राइट्स इंडिविजुअल को देती है। पहला राइट देती है जी इंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हासिल होगी। लॉ की जो प्रोटेक्शन है, कानूनी हिफाजत जो है वो हासिल होगी। दूसरा राइट आपको देती है ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कि हर इंडिविजुअल को लॉ के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। हर इंडिविजुअल को जो लॉ है, जो लॉ का एक ड्यू प्रोसेस है, उसके मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। ये दोनों राइट्स किन इंडिविजुअल को मिल रहे हैं? पहले ये जो राइट्स है, और उसने कहा कि ये आपके नॉन ट्रांसफरेबल राइट है, ये किसी और इंडिविजुअल को ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, ये हर बंदे का अपना पर्सनल राइट है। ये किस किस का राइट है? पहली बात उसने की सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, हर वो शहरी जो पाकिस्तान का सिटीज़न है उसे ये राइट हासिल है। आगे उसने कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है तब भी उसे ये राइट हासिल है, और अगर वो आउट ऑफ पाकिस्तान है तो तब भी उसे ये राइट हासिल है। कि ये चीज़ मानी नहीं रखती कि वो पाकिस्तान के अंदर है तो ही उसे राइट है, नहीं, वो पाकिस्तान से बाहर भी है तब भी उसे ये राइट हासिल है। इसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान का सिटीज़न तो नहीं है लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो पाकिस्तान के अंदर है, तो उसको ये दो राइट्स मिलेंगे। कौन से दो राइट्स हैं? सबसे पहले हमने कहा इंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और दूसरी बात हमने क्या की, हमने कहा ट्रीटेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ, के लॉ की प्रोटेक्शन और दूसरा लॉ के मुताबिक ट्रीट। ये दोनों आपके जो राइट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन राइट्स को हम जो है वो फर्दर थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपका जो पहला राइट है इसको हम थोड़ा सा इंटरप्रेट करने की कोशिश करें तो ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि आपके अगेंस्ट कोई एक्स्ट्रा जुडिशल एक्ट नहीं किया जा सकता, कोई एक्स्ट्रा जुडिशल एक्ट आपके अगेंस्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये एक्ट बात करता है कि आपको हर लेवल के ऊपर प्रोटेक्शन, लॉ की प्रोटेक्शन हासिल होगी। किस तरह? कोई इंडिविजुअल आपका जो राइट ऑफ लाइफ है उसे इन्फ्रिज नहीं कर सकता। कोई इंडिविजुअल आपका राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ, इन राइट को इन्फ्रिज नहीं कर सकता। इनके अगेंस्ट क्या हासिल है आपको? आपको प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हासिल है। लॉ ये राइट्स आपके प्रोटेक्ट करता है। किस आर्टिकल के तहत करता है? वो यही आपका आर्टिकल है कि आर्टिकल 4 के अंडर आपके ये जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये आर्टिकल 4 कहता है कि आपके जितने भी राइट्स हैं उनको लॉ की प्रोटेक्शन हासिल होगी। दूसरे राइट की हमने बात की, हमने कहा डील के अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो चीज़ों को डील करना है, इंडिविजुअल को जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ डील करना है। अब इस चीज़ को अगर हम फर्दर इंटरप्रेट करें तो हमें एक चीज़ समझ आती है, डेट इज़ ड्यू प्रोसेस। हर इंडिविजुअल को जो है वो डील किया जाएगा ड्यू प्रोसेस के साथ। देखें, लॉ का एक स्पेसिफिक ड्यू प्रोसेस होता है। आपने देखा होगा अक्सर कि अगर कोई बंदा जो है वो सबके सामने भी जो है वो किसी को मर्डर कर देता है, किल करता है, और सीसीटीवी वीडियो भी है, गवाहान भी मौजूद हैं, फिर भी प्रॉपर एक सेटअप अडॉप्ट किया जाता है। एफआईआर होती है, चालान होता है, उसके बाद फर्द जुर्म आयद होती है, उसके बाद एविडेंस होता है, गवाहान होते हैं, फिर पूरा आर्गूमेंट, उसके बाद उसे जो है वो गिल्टी या नॉन गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है। तो ये जो ड्यू प्रोसेस है कि हर इंडिविजुअल
इंडिविजुअल को अकॉर्डिंग टू लॉ डील किया जा रहा है। किसी भी अगर ये ड्यू प्रोसेस ना हो तो हो सकता है कि हर बंदे के लिए अलग प्रोसेस अडॉप्ट किया जाए, तो जो अमीर है उसके लिए और प्रोसेस हो, जो गरीब है उसके लिए और प्रोसेस हो। तो ये चीज़ नहीं होती, बल्कि आपका आर्टिकल 4 इक्वल राइट्स दे रहा है कि हर एक के लिए जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है और उसे लॉ के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। दूसरी बात अगर हम देखें तो हमने कहा नो वन इज़ अबव द लॉ। यहाँ पर हमने लॉ के सुपरमेसी की बात कर दी। लॉ के सुपरमेसी हमने किस तरह कि कोई भी शख्स लॉ से अबव नहीं है, लॉ अबव है, लॉ सुप्रीम है। अगर किसी ने, इसमें मतलब में कहना ये चाह रहे हैं कि अगर किसी ने क्राइम कमिट किया है, अगर किसी ने लॉ वायलेट किया, वो कोई भी हो, उसे पनिश किया जाएगा। मतलब हमने ये कहा कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर उसने लॉ वायलेट किया है तो उसे लॉ के मुताबिक पनिशमेंट मिलेगी, उसने जो वायलेशन किया उसकी सज़ा उसे मिलेगी। मतलब लॉ सुप्रीम है, लॉ सब के लिए, कोई भी लॉ से अबव नहीं है। तीसरी बात हमने की इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि अगर मैं क्राइम करता हूँ, एक क्राइम मैं लेट्स सपोज मैं कोई चोरी करता हूँ, तो मेरे लिए जो सज़ा है, अगर मिस्टर बी क्राइम करता है तो उसके लिए भी वही सज़ा है। तमाम लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। और ये जो मैंने प्रोसेस लिखी है, 3 प्रोसेस, ये जो 3 पॉइंट्स, इनको हम बेसिकली रूल ऑफ लॉ को हम जब भी डिफ़ाइन करते हैं तो इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर डिफ़ाइन करते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं इन्हीं के ऊपर हम रूल ऑफ लॉ को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि आपके जो भी इंडिविजुअल अगर वो क्राइम करेगा या लॉ को वायलेट करेगा तो कानून की नज़र में सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं और लॉ से अबव कोई भी नहीं है, सब लोग कानून की नज़र में बराबर हैं। तो ये हमारे पास बेसिक जो है वो रूल ऑफ लॉ के बेसिक रूल्स हैं। अच्छा, इसके अलावा इसकी क्लास 2 जो है वो कुछ पर्टिकुलर चीज़ों की बात करती है। इनमें कोई ऐसा ख़ास समझने वाला नुक्ता नहीं है। सबसे पहले वो इसमें ये कह रहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ, लिबर्टी, बॉडी, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कोई भी ऐसा एक्ट नहीं किया जा सकता जो उसके लिए मज़र हो, जो उसके लिए नुकसानदेह हो। कोई भी ऐसा एक्ट, ये जो 4-5 चीज़ें मैंने बता दी, किसी भी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन अगर लॉ इजाज़त दे तो किया जा सकता है। जैसे आप किसी बंदे की जान नहीं ले सकते, जनरल बात होगी, लेकिन अगर वो बंदा किसी का मर्डर करता है तो आप उसे डेथ पेनल्टी दे सकते हो। मतलब आपने उसकी लाइफ का जो राइट है वो छीन लिया, लेकिन कैसे छीना? अकॉर्डेंस विद लॉ। लॉ ने आपको इजाज़त दी कि अगर उसने मर्डर किया है तो आप उसे डेथ पेनल्टी दे सकते हो। यह है अकॉर्डेंस विद लॉ। जनरली आप किसी की जो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, उसको स्नैच, जो राइट है उसको स्नैच नहीं कर सकते। क्लास बी ये कहती है कि किसी भी शख्स को किसी ऐसे काम से प्रिवेंट नहीं किया जा सकता या उसमें रुकावट नहीं डाली जा सकती जिसको लॉ ने मना नहीं किया। लेट्स सपोज कोई काम लॉ ने करने से मना नहीं किया, मैं वो काम कर रहा हूँ क्योंकि लॉ ने करने से मना नहीं किया हुआ, तो कोई बंदा मुझे वो काम करने से रोक नहीं सकता, ना किसी किस्म की जो है वो रुकावट डाल सकता है। लेट्स सपोज पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने से पाकिस्तान का लॉ नहीं रोकता, बल्कि ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो। अब मुझे लॉ ने नहीं रोका पॉलिटिकल पार्टी बनाने से, तो अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी बना रहा हूँ तो कोई इंडिविजुअल मुझे इससे रोक नहीं सकता, ना रुकावट डाल सकता है। क्लास 3 जो पैराग्राफ सी है क्लास 2 का, वो कहता है कि किसी भी शख्स को उस काम के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता जिसको जो लॉ उससे रिक्वायर नहीं करता, जो लॉ उससे नहीं मांगता, जो लॉ उससे डिमांड नहीं करता या जो ड्यूटी लॉ उसके ज़िम्मे इम्पोज नहीं करता, वो काम करने के लिए किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता। लेट्स सपोज मेरी जो ड्यूटी है वो किसी लेट्स सपोज रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर है। अब लॉ मुझे जो है अकॉर्डिंग जिस लॉ के अंदर मैं अपॉइंट हुआ हूँ अंडर, वो लॉ मुझे ये नहीं कहता कि मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर होते हुए जो रेलवे का निज़ाम है उसको कंट्रोल करूँ, मैं उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स बना के भेजूँ। तो मुझे कोई इंडिविजुअल कंपेल नहीं कर सकता कि आप रेलवे के जो ये काम है रेलवे के डिपार्टमेंट का, आप वो परफॉर्म करें। क्यों? क्योंकि लॉ मुझे उस चीज़ के लिए कंपेल नहीं करता। अच्छा जी, इसके ऊपर कुछ केस लाज हैं। ये मैंने केस लाज जो है इनके PLD नंबर 7 रेफरेंस के तौर पे दे दिए हैं। और फर्दर जो है अगर हम 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो आर्टिकल है ये मौजूद नहीं था, लेकिन 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 2 बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, तो मैंने ये कंपैरिजन भी दे दिया। अच्छा जी, आर्टिकल 5 की अगर हम बात करें, ये लॉयल्टी टू स्टेट की बात करता है, लॉयल्टी टू स्टेट, और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की जो ओबीडियंस है उसकी बात करता है। तो हम जो है वो इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 5 की जो क्लास 1 है बहुत सिंपल सी है, जिसमें कहा गया है कि स्टेट के साथ जो लॉयल्टी है, जो वफादारी है, ये हर इंडिविजुअल की बेसिक
और फंडामेंटल ड्यूटी है। हर इंडिविजुअल के ज़िम्मे जो बेसिक जिम्मेदारी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज कर रहा है, एक ड्यूटी लगा रहा है। और वो ड्यूटी क्या है कि आपने स्टेट से वफादार रहना है, आपने स्टेट के साथ लॉयल रहना है। ये एक ड्यूटी इम्पोज कर दी है। क्लास 2 की अगर हम बात करें तो क्लास 2 के अंदर जो है वो स्पेसिफिकली बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की ओबीडियंस की, कि आपने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की फर्माबरदारी जो है इनको मानना है, इनको वायलेट नहीं करना। उसने कहा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो आपका लॉ है इसको मानना, इसकी जो ओबीडियंस है ये आपकी बेसिक ऑब्लिगेशन है हर सिटीज़न की। और यहाँ पे वही बात की गई कि हर सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है या पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है या पाकिस्तान का जो लॉ है उसको माने, उसको ओबे करे। और कोई ऐसा इंडिविजुअल जो पाकिस्तान का सिटीज़न तो नहीं है लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, यानी कि दो लोग, जिस तरह पहले दो लोगों को राइट दिया था, उन दो लोगों की ड्यूटी भी अब उसी तरह इम्पोज की जा रही है। पहले वो जो हमने आर्टिकल 4 के अंदर देखा था कि सिटीजन्स को भी आपने राइट दिया, नॉन सिटीजन्स को भी, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो पाकिस्तान में मौजूद है या नहीं है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और लॉज ऑफ पाकिस्तान को ओबे करे। बिल्कुल इसी तरह से कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो पाकिस्तान का सिटीज़न तो नहीं है लेकिन वो फॉर द टाइम बीइंग पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो पाकिस्तानी लॉ को और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करे, उनको वायलेट ना करे। ये आर्टिकल 5 आपके ज़िम्मे ड्यूटीज इम्पोज कर रहा है। आर्टिकल 5 के अगर हम केस लॉज की बात करें तो उससे पहले हम देख लें 1956 के अंदर ये भी आर्टिकल नहीं था, लेकिन 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 3 और 4 बिल्कुल इसी चीज़ से डील कर रहे हैं। केस लॉज की अगर हम बात करें तो ये मैंने रेफरेंस दे दिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था हज करप्शन केस हमारे पास, जिसके ऊपर सो मोटो एक्शन हुआ था, 2010 का ये केस था। इसके अलावा एक और दो इंपॉर्टेंट शख्सियात, एयर मार्शल रिटायर्ड जो मोहम्मद असगर हैं, उनका केस था, फार्मर आर्मी चीफ जो मिर्ज़ा असलम बेग हैं उनके अगेंस्ट, तो ये भी इसी के आर्टिकल के अंडर था। तो ये मैंने केस लॉ साथ रेफरेंस के तौर पे दे दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, हाई ट्रीजन। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।